तो ये एक टाइम डोमेन एनालिसिस की एक प्रॉब्लम देखते हैं नेटवर्क एनालिसिस में कि इसमें दिया हुआ है एक सर्किट दिया हुआ है, उसमें बोला है कि t इक्वल टू 0 पे जो है स्विच S1 को क्लोज करते हैं और t उसके 4 सेकंड बाद में स्विच S2 को क्लोज करते हैं। तो आपको बताना है कि I जो है उस इंडक्टर के थ्रू वो कैसे वेरी होगा। तो ये वाली प्रॉब्लम्स जो देखो टाइम डोमेन की प्रॉब्लम सोल्व करनी है तो उसके लिए आपको पता है वो दो फॉर्मूले हैं, IT का फॉर्मूला और कैपेसिटर की प्रॉब्लम होती है तो VT का फॉर्मूला। लेकिन उन दोनों फॉर्मूलों को लगाया कैसे जाता है वो वाला इस क्वेश्चन में अपन अच्छी तरीके से समझ लेंगे। ये वाला एक क्वेश्चन जो है वो आपने अच्छे से समझ लिया कि वो वाला फॉर्मूला इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। उन दो फॉर्मूलों के अलावा पूरे टाइम डोमेन के अंदर जो है और कुछ भी नहीं पढ़ना है, उनसे सारा गेट का प्रॉब्लम बन जाता है। ठीक है, तो ये वाला प्रॉब्लम एनालाइज करते हैं पहले। मतलब हम जो है एक सिर्फ करंट फाइंड करने पे फोकस नहीं करेंगे, हम पूरा थोरोली सर्किट को एनालाइज करेंगे। ठीक है, कि इंडक्टर सर्किट में हो तो मतलब ये जो स्विचिंग का जो ड्यूरेशन है ना कि t इक्वल टू 0 पे इसको बंद कर रहे हैं, फिर इसको बंद कर रहे हैं, कभी इसको खोल रहे हैं ना, तो ये इनका खोलने से और बंद करने से स्विच का जो है टाइम डोमेन रिस्पॉन्स जो है वो कैसे वेरी होता है वो वाला देखेंगे ना। तो एक बार एनालाइज करना शुरू करते हैं। हमारा आंसर जो है ये जो ऑब्जेक्टिव इस क्वेश्चन में सिर्फ आई फाइंड करना नहीं है ना, आई फाइंड करना वो तो निकालना ही है, लेकिन मेन है वो आई फाइंड करने के लिए वो फॉर्मूले अप्लाई कैसे करते हैं। वो जो दोनों फॉर्मूले हैं इंडक्टर और कैपेसिटर वाले, वो यहाँ तो कैपेसिटर वाला तो है नहीं ज़रूरत क्योंकि कैपेसिटर सर्किट में है नहीं, इंडक्टर वाला कैसे अप्लाई करेंगे वो देखेंगे एक बार। तो इसका सॉल्यूशन देखने के लिए सबसे पहले इसने बोला है कि स्विच S1 जो है वो क्लोज किया जाता है t इक्वल टू 0 पे और उसके 4 सेकंड बाद में स्विच S2 को क्लोज किया जाता है। तो t इक्वल टू 0 से पहले अगर हम देखें तो ये वाला जो स्विच है ओपन रहा होगा, ये तो ओपन ये तो 4 सेकंड बाद बंद हो रहा है तो ये ओपन रहा होगा तो ये सर्किट जो है ये भी ओपन था, ये भी ओपन था, ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। ठीक है, अब t इक्वल टू 0 पे जैसे ही सर्किट को हम क्या करेंगे, ये t इक्वल टू 0 पे जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे, t इक्वल टू 0 पे S1 इज क्लोज। स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं पूरा। तो S1 को अगर क्लोज कर रहे हैं तो सर्किट कैसा होगा इसके अंदर देखते हैं एक बार। ये इंडक्टर से कनेक्टेड होगा, ये वाला भाई साहब ओपन है, तो ये वाले वोल्टेज सोर्स, ये वाली सर्किट की कंडीशन होगी। ठीक है, ये होगा 40 वोल्ट, ये हो गया 10 वोल्ट, ये 4 ओम और ये 2 ओम। ये वाला स्विच S2 तो ये वाला यहाँ पे जो स्विच था वो क्लोज है, S1 जो है इसको t इक्वल टू 0 पे जैसे ही क्लोज किया, जैसे इस सर्किट को क्लोज करेंगे। अब इस सर्किट हमें पता है इंडक्टर में से जो करंट निकालते हैं उसका फॉर्मूला हमको पता है, I t इक्वल टू आई इन्फिनिटी प्लस I0 माइनस आई इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस टी बाई टू होता है। ठीक है, तो उस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, अप्लाई कैसे करते हैं एक बार वो देख लेते हैं। तो इसमें I t जो इंडक्टर में होगा वो निकालने के लिए हम इंडक्टर वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वो कैसे अप्लाई करते हैं वो देखेंगे। पहले एक बार लिख लेते हैं इसको, I0 माइनस आई इन्फिनिटी देन ई रेस टू पावर माइनस का टी बाई टू। ये एक इक्वेशन ये और एक सिमिलर VC वाली इक्वेशन, ये दो इक्वेशन को बस लगाना सीख लो, पूरा टाइम डोमेन खत्म। एक प्रॉब्लम गेट का नहीं रुकेगा आपसे, है ना, सारा प्रॉब्लम इस इक्वेशन से सोल्व हो जाता है। तो जैसे t इक्वल टू 0 पे स्विच को क्लोज कर दिया, अब t इक्वल टू 0 पे स्विच पे क्लोज कर दिया तो हम देखो हमको इस इक्वेशन में चाहिए क्या, I इन्फिनिटी I0 और I इन्फिनिटी। अब इन टर्म्स का मतलब क्या है, I0 का मतलब क्या है, I इन्फिनिटी का मतलब क्या है, इन सब का मतलब ये नहीं है t इक्वल टू 0 ये दिया हो तो देखो इस वाले स्विच क्लोज होगा ना, t इक्वल टू 0 ये दिया हो तो ये मतलब नहीं है कि I0 जो है वो इस वाले क्लोज के टाइम पे निकालेंगे। यहाँ देखना I0 का मतलब क्या होगा, यहाँ पे जब लगाऊंगा ना दूसरे वाले में तब देखना ये I0 और इन सब का मतलब क्या होता है। तो पहले इन्फिनिटी, I इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, I इन्फिनिटी का मतलब ये जो सर्किट में हमने जो t इक्वल टू 0 पे स्विच क्लोज किया है ना, I इन्फिनिटी किसी भी सर्किट में देख लेना आप, I इन्फिनिटी का मतलब होता है जो सर्किट में स्विच को क्लोज कर देते हैं, उसको क्लोज करने के लॉन्ग ड्यूरेशन में जब जो ये सर्किट जो है स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी में आ जाएगा उस टाइम इस इंडक्टर में से करंट कितना फ्लो हो रहा होगा उसका वैल्यू होता है। तो हमको पता है जब ये स्विच को क्लोज किया और स्विच को क्लोज किया तो जैसे इंस्टेंटेनियसली क्लोज करेंगे, इनिशियली इंडक्टर में से करंट कितना था 0, तो t इक्वल टू 0 के जस्ट बाद भी इंडक्टर जो है वो करंट जो है वो अपने में से 0 ही मेंटेन रखने की कोशिश करेगा, मतलब वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो हमको I0 निकालना, I0 क्या है,
t इक्वल टू 0 के जस्ट बाद, जैसे स्विच को क्लोज किया तो उस टाइम इंडक्टर में से करंट कितना जा रहा है, तो उस टाइम इंडक्टर में से करंट t इक्वल टू 0 के जस्ट बाद वही करंट होगा जो इस स्विच को क्लोज करने से जस्ट पहले था। तो क्लोज करने से पहले तो ये भी खुला था, ये भी खुला था और इंडक्टर सिर्फ अकेला पड़ा हुआ था, मतलब इसमें से करंट का वैल्यू कितना था 0। तो t स्विच को जब क्लोज किया तो उसके जस्ट बाद भी इंडक्टर जो है अपना करंट मेंटेन रखने की कोशिश करेगा। वो पता है LdI/dt से कि इंस्टेंटेनियसली अपना करंट चेंज नहीं होने देता है ये। तो I0 की अगर हम बात करें तो I0 इस सर्किट के अंदर जो है वो देखो लिखूंगा कम, मैं समझाऊंगा ज़्यादा, ठीक है। I0 जो है वो इस वाले सर्किट के अंदर से कितना होगा, I0 मतलब इस स्विच को क्लोज करने से जस्ट पहले वाला करंट चाहिए हमको। तो जस्ट पहले तो ये भी ओपन था, ये भी ओपन था, तो ये इंडक्टर अलग अलग अकेला पड़ा हुआ था, तो 0 एम्पियर था, तो ये 0 एम्पियर। अब t इक्वल टू 0 पे जैसे स्विच को क्लोज किया ये वाले सर्किट के अंदर, तब भी इंडक्टर करंट 0 ही मेंटेन रखने की कोशिश करेगा। तो ये वाला जो I0 होता है ना, ये स्विचिंग के जस्ट बाद वाला टाइम करंट या वोल्टेज होता है। कैपेसिटर के केस में वोल्टेज, इंडक्टर के करंट में केस में करंट। तो ये जो है ये I0 प्लस भी यही होगा। तो ये वाला करंट जो है वो ये वाला होता है, ठीक है। अब I इन्फिनिटी निकालना है। अब देखो जैसे ही हमने इस स्विच को क्लोज कर दिया, इस स्विच को क्लोज कर दिया तो क्या होगा, ये जैसे ही 40 वोल्ट का बैटरी सर्विस में आ जाएगा। जैसे ही 40 वोल्ट का बैटरी सर्विस में आएगा, इस वाले सर्किट के अंदर इंस्टेंटेनियसली तो करंट बिल्ट नहीं होगा, मतलब ऐसे इंस्टेंटेनियसली तो स्टेडी स्टेट नहीं हो जाएगा ना, कि जैसे इंडक्टर में करंट जो है वो धीरे धीरे, मतलब किसी टाइम, जैसे मान लो इसको सर्किट में स्टेबल होने में मान लो 2 सेकंड भी लगा, तो 2 सेकंड भी वो करंट जो है वो मान लो कितना हो जाएगा इसमें 2 सेकंड बाद में 10 एम्पियर। तो वो 10 एम्पियर भी 2 सेकंड, उस 2 सेकंड में वो किसी फंक्शन के हिसाब से 10 तक पहुंचा होगा ना। तो वो फंक्शन हमको फाइंड करना ही टाइम डोमेन एनालिसिस बोलते हैं हम, है ना। मतलब जो हम फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर सर्किट में टाइम डोमेन एनालिसिस का मतलब कि वो जो स्टेडी स्टेट में पहुंचा ना, स्टेडी स्टेट तक पहुंचने तक वो किस तरह के फंक्शन को, प्रोफाइल को फॉलो करके पहुंचा है, वो फाइंड करना हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो उतना तो हमको पता है कि वो एक्सपोनेंशियली बदलता है इसमें। तो जैसे ही t इक्वल टू 0 पे स्विच को क्लोज करेंगे, इसमें करंट बिल्ड होना शुरू होगा, करंट बिल्ड होना शुरू होगा। तो अब क्या होगा, वो टाइम के साथ करंट जो है ना, वो जैसे मान लो स्टेडी स्टेट में तो हमको पता है इंडक्टर शॉर्ट हो जाता है, शॉर्ट हो जाएगा तो इसमें 40 एम्पियर आना है, वो हमको पता है। इस वाले ब्रांच में से 40 एम्पियर 10 एम्पियर आना है 40/4। वो 10 एम्पियर पहुंचने में भी तो कुछ ड्यूरेशन लिया, उस ड्यूरेशन में वो टाइम का फंक्शन होगा करंट, उस टाइम का फंक्शन होगा करंट। तो ये वाला इंडक्टर जो है जो 0 पे रेजिस्टेंस ऑफरिंग कर रहा था, अब धीरे धीरे इसमें से करंट इस्टेब्लिश होना शुरू होगा। अब इस्टेब्लिश शुरू होगा तो वो जाना कहाँ तक है, उसको 10 एम्पियर तक, 10 एम्पियर तक की स्टेडी स्टेट हो जाएगा। 10 एम्पियर वो स्टेडी स्टेट हम मानेंगे कि वो इन्फाइनाइट ड्यूरेशन, क्यों, क्योंकि ये फंक्शन जो है ये वाला e⁻t/2 ये 0 बनेगा t इक्वल टू इन्फाइनाइट के ऊपर। तो हम मानेंगे कि ये सर्किट जो है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जो है इसी कंडीशन में रहा है, इसी कंडीशन में रहा है। तो क्या बोलेंगे, लॉन्ग ड्यूरेशन में सर्किट स्टेडी स्टेट में आ गया, स्टेडी स्टेट में आ गया तो इंडक्टर वाई हो गया शॉर्ट। तो इंडक्टर शॉर्ट हो गया तो ये वाला सर्किट जो है वो कैसे हो जाएगा, ये इंडक्टर हो गया शॉर्ट और ये वाला सिंपल बैटरी और रेजिस्टेंस सर्विस में हो गया ना 40 वोल्ट और ये 4 ओम। तो इसमें इंडक्टर में से कितना करंट जा रहा होगा इस टाइम, 10 एम्पियर, ठीक है, क्योंकि ये वाला 10 एम्पियर किया। तो ये 10 एम्पियर जो निकाला ना, ये हम क्या मान के चल रहे हैं कि लॉन्ग, जब ये स्विच क्लोज किया ना उसके लॉन्ग ड्यूरेशन, इनफाइनाइट ड्यूरेशन तक ये सर्किट इस कंडीशन में है। और इस कंडीशन में है तो इंडक्टर हो गया शॉर्ट सर्किट हो गया तो इंडक्टर ये सिंपल सर्किट हो गया। और आई इन्फिनिटी जो है वो हमको मिल गया कितना, और 10 एम्पियर, ठीक है। अब 10 एम्पियर ये दोनों इसके अंदर, अब टॉ निकालना है। टॉ क्या होता है, टाइम कांस्टेंट होता है सर्किट का। तो टाइम कांस्टेंट टॉ क्या होता है इसमें निकालते हैं, तो टॉ जो निकालेंगे वो होता है इस सर्किट का L इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट। बट ये जो L इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट जो हम निकालते हैं, ये आपको पता है रेजिस्टेंस जो भी हम सर्किट में कैलकुलेट करते हैं वो कोई 2 पॉइंट्स के बीच में करते हैं, और इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस वो भी कैलकुलेट करते हैं, वो भी कोई 2 पॉइंट्स के बीच में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है L इक्विवेलेंट का मतलब क्या है और R इक्विवेलेंट का मतलब क्या है वो देख लेते हैं जरा। जैसे यहाँ पे इंडक्टर तो अकेला ही है, तो ये जो दोनों कैलकुलेट करने होते हैं ना, वो इंडक्टर वाले टर्मिनल के अक्रॉस कैलकुलेट करने होते हैं। तो L इक्विवेलेंट जो होगा इस सर्किट के अंदर वो तो इंडक्टर एक ही है, तो वो 5 हेनरी होगा। लेकिन R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना, R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, R कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस, तो किसी पॉइंट के अक्रॉस, किन्हीं 2 पॉइंट के अक्रॉस कैलकुलेट करेंगे, किन्हीं 2 पॉइंट के अक्रॉस। वो जो 2 पॉइंट इन टाइम डोमेन वाले सर्किट में जो है वो या तो इंडक्टर के अक्रॉस कैलकुलेट करते हैं या तो कैपेसिटर के अक्रॉस कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ इंडक्टर है तो इंडक्टर के अक्रॉस कैलकुलेट करेंगे, तो ये R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे इसमें। तो R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करें, वो वोल्टेज सोर्स लगाओ, उसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, शॉर्ट सर्किट करेंगे, इसको शॉर्ट सर्किट करेंगे तो ये सर्किट में ये वाला रेजिस्टेंस ये शॉर्ट हो गया और ये वाला इंडक्टर के अक्रॉस। तो इंडक्टर के अक्रॉस देखेंगे तो ये कितना होगा, 4 ओम रेजिस्टेंस होगा। यहाँ पे यहाँ से देखेंगे इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट इसमें कितना निकल के आया, वही 4 ओम,
ठीक है। तो आर इक्वलेंट 4 ओम आया, तो अब इसको अब देखो आई इन्फिनिटी भी मिल गया, आई जीरो भी मिल गया, आई इन्फिनिटी पता मिल गया और टो भी मिल गया। तो हमको जो आई टी मिलेगा ना, ये आई टी किस ड्यूरेशन के लिए, देखो टी लेस देन जीरो के लिए अगर आप देखोगे ना इस सर्किट में, जब दोनों स्विच ओपन है ना, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि टी लेस देन जीरो के लिए है ना, इंडक्टर का करंट कितना है, जीरो। अब ये वाला जो हम एनालाइज कर रहे हैं टी ग्रेटर देन जीरो के लिए कर रहे हैं, और ये मान के चलेंगे कि जीरो से इन्फाइनाइट तक चलिए, ये वाला जीरो से इन्फाइनाइट ड्यूरेशन तक के लिए सर्किट जो है इस तरह की कंडीशन में है। टी इक्वल टू 4 पे भी आएंगे अभी देखना, पहले इसके लिए मान लेंगे इन्फिनिट ड्यूरेशन तक के लिए सर्किट। तो आई टी कितना है, इन्फिनिटी कितना, आई इन्फिनिटी है 10, और ये कितना होगा 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस का टी बाई टो, टो कितना है 5, ये टो कितना होगा 5 डिवाइड बाई, मतलब टो यहाँ से होगा 5 डिवाइड बाई 4, तो इसके अंदर डाल देंगे 5 और ये डाल देंगे 4। तो ये वाला जो है ये सर्किट का रेस्पॉन्स मिलेगा हमको t ग्रेटर देन जीरो से इन्फाइनाइट के लिए, अगर ये वाला सर्किट इसी कंडीशन में रहता है तब। लेकिन इस सर्किट में हमने किया क्या, ये कौन सी ड्यूरेशन के लिए, ये पूरा जीरो से इन्फाइनाइट ड्यूरेशन के लिए होता अगर यही सर्किट फाइनल होता, ये स्विच विच वगैरह कुछ नहीं होता तब, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन में हमको t जो है ये ग्रेटर देन जीरो से इन्फाइनाइट ड्यूरेशन के लिए पूरा ये रेस्पॉन्स मिलता, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया इसमें, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला कि एक स्विच S2 और दिया हुआ है, और वो जो स्विच है वो 4 सेकंड बाद में क्लोज किया जाता है। तो इस स्विच को अगर 4 सेकंड बाद में क्लोज करने की बात करेंगे तो क्या उस टाइम हम जो है देखेंगे, तो उस 4 सेकंड ड्यूरेशन में इस स्विच को क्लोज कर रहे हैं, मतलब इस स्विच की पूरी कंडीशन ही चेंज हो गई। अब ये भी सर्विस में आ गया, वो भी सर्विस में आ गया, तो एक नया सर्किट हो गया, ठीक है। अब इंडक्टर जो है, अब इस वाले स्विच की जब स्विचिंग कर रहे हैं, मतलब इसको क्लोज कर रहे हैं, पहले ये ओपन था, तो इंडक्टर में से जो करंट फ्लो हो रहा था वो स्टेडी स्टेट में नहीं फ्लो हो रहा था, उस 4 सेकंड पे कुछ ना कुछ अमाउंट कितना फ्लो हो रहा था वो हमको पता है, 4 सेकंड पे इस पर मिल जाएगा, ठीक है। तो 4 सेकंड हमको पता, इंडक्टर को इस स्विच को क्लोज करेंगे t इक्वल टू 4 पे, तो 4 से जस्ट पहले और 4 के जस्ट बाद जो है इंडक्टर करंट सेम रखने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि इंडक्टर जिस मोमेंट पे स्विचिंग होती है उस स्विचिंग से जस्ट पहले और जस्ट बाद इंडक्टर अपने अक्रॉस जो है वो करंट को इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं होने देता। सेम काम कैपेसिटर करता है, ठीक है। तो अब t इक्वल टू 4 पे स्विचिंग हो रही है, तो t इक्वल टू 4 पे स्विचिंग हो रही है, तो t इक्वल टू 4 से जस्ट पहले इंडक्टर में कुछ ना कुछ तो करंट फ्लो हो रहा था ना इस सर्किट के हिसाब से। क्यों? क्योंकि ये t ग्रेटर देन जीरो के लिए है, तो I4 माइनस वाला हमको पहले पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 4 पे स्विचिंग हो रही है, तो उसके बाद में स्विच की कंडीशन चेंज होगी, तो 4 से जस्ट पहले अगर करंट देखे तो वो कितना फ्लो हो रहा होगा 10, 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस का 4/5 टाइम्स 4, ठीक है। ये वाला इस करंट को जो है वो मैं कुछ नाम दे देता हूँ, वो मान लेते हैं इक्वल टू I1 है, ठीक है। ये वाला करंट जो है इस सर्किट के अंदर, इस वाले इंडक्टर के अंदर 4 स्विचिंग से जस्ट पहले फ्लो हो रहा था, तो स्विचिंग के जस्ट बाद भी तो यही रहेगा। क्यों? क्योंकि इंडक्टर तो चेंज होने नहीं देगा, तो 4 प्लस पे जो है वो भी करंट यही मेंटेन रहेगा, ठीक है। लेकिन अब देखो 4 के बाद में जो है वो सारा सीन बदल गया। अब पहले ये सर्किट ऐसा था, अब देखते हैं वो सर्किट कैसा हो गया। अब वो जो सर्किट हो गया ना, वो उसमें ये वाला भी क्लोज है, ये वाला भी क्लोज है, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला बैटरी कितने वोल्ट का है, 10 वोल्ट का, ये दोनों सर्विस के अंदर है, ठीक है। ये वाली बैटरी भी सर्विस में है, ठीक है। ये है 40 वोल्ट, ये वाला 10 वोल्ट और ये 2 ओम। ये 4 सेकंड पे इसको क्लोज कर दिया, ये वाला इंडक्टर, ठीक है, कितना है 5 हेनरी। अब 4 सेकंड बाद में देखेंगे तो 4 सेकंड पे इस स्विच को हमने इस सर्किट को हमने डिस्टर्ब किया है, तो अब 4 सेकंड बाद जो है वो, पहले ये बैटरी थी तो ये प्रोफाइल फॉलो कर रहा था, अब ये वाली बैटरी भी आ गई, वो वाली बैटरी भी आ गई, तो अब करंट की प्रोफाइल क्या फॉलो होगी वो वाली कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए भी सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे। वो वाला फार्मूला है ना, वही फार्मूला, लेकिन उस वाले फार्मूले में देखना अब आई इन्फिनिटी और आई जीरो के मायने बदल गए हैं, ठीक है। तो ये जो फार्मूला लगाएंगे उसमें आई टी कितना है, आई इन्फिनिटी प्लस आई जीरो माइनस आई इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस t/2। अब देखो ये सर्किट जो था वो वाला t इक्वल टू t ग्रेटर देन 4 के लिए अगर हम देखें, ये इस पे लिख देता हूँ, t ग्रेटर देन 4 के लिए अगर हम देखें तो ये वाला सर्किट कंडीशन होगी, ये वाली सर्किट की कंडीशन होगी, तो हमको t इक्वल, अब इसमें जो I0 है ना, I0 क्या होता है, स्विचिंग के जस्ट पहले और जस्ट बाद वाला करंट, तो वो वाला तो स्विच पहले ही क्लोज हो गया था, और उसके हिसाब से कैसे, अगर वो स्विच अकेला क्लोज रहता तब इंडक्टर में करंट जो है वो कौन से फंक्शन के हिसाब से चेंज होता वो हमने फाइंड कर लिया, ये वाले के हिसाब से होता। लेकिन ये वाला आने के बाद में कौन से के हिसाब से होगा वो कैलकुलेट करना है। तो
उस वो ये वाला जो इंडक्टर में करंट अब आएगा वो उस स्विच को क्लोज होने के बाद आ रहा है। उस स्विच को जस्ट क्लोज किए चार पे, तो 4 से जस्ट पहले इंडक्टर में करंट था, वही 4 के जस्ट बाद रहेगा। तो वो जो जस्ट पहले जस्ट बाद वाला इंस्टेंट होता है ना, वो उसको I0 की फॉर्म में अपन लिखते हैं। तो यहाँ पे ये वाला करंट जो है ना वो I0 नहीं, वो I4 प्लस होगा, ठीक है। लेकिन इसको I0 अपन क्योंकि वो स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं तो उसको I0 के मायने समझ लेना। I0 मतलब वो स्विचिंग का टाइम बदल गया, तो अब I0 के मायने बदल गए हैं सारे, वो पुराने वाला जीरो मत डाल देना उसके अंदर। तो ये I4 से जस्ट पहले कितना माना हमने, I1 माना है इसको, ठीक है। तो ये होगा, अब I1 हमारे पास पता है, I इन्फिनिटी। अब I इन्फिनिटी का मतलब क्या होगा इसके अंदर, I1 ये तो वाला पता है। I इन्फिनिटी का मतलब क्या, I इन्फिनिटी मतलब अब दोनों बैटरी आने के बाद में लॉन्ग ड्यूरेशन तक सर्किट को जो है वो हमने स्टेडी स्टेट में छोड़ दिया है। स्टेडी स्टेट में छोड़ दिया तो इंडक्टर तो वही काम करेगा, लॉन्ग ड्यूरेशन में छोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो ये वाला शॉर्ट सर्किट अगर हो जाएगा तो I इन्फिनिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला एक बार सर्किट फिर से ड्रॉ करेंगे। ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला बैटरी, ये वाला बैटरी, और साथ में ये वाले भाई साहब हो गए शॉर्ट सर्किट। ये कितना वोल्ट है, 10 वोल्ट, 40 वोल्ट, 4 ओम, और ये 2 ओम, ठीक है। और ये वाला हो गया शॉर्ट सर्किट, और इसको कर रखा हमने ग्राउंड, ठीक है। ये सब में ग्राउंड है, तो इसका पोटेंशियल 0 0 0, ये सब जगह 0 हो गया, ठीक है। इससे पहले कोई और एलिमेंट है क्या, नहीं, हाँ ठीक है। इसका वोल्टेज हो गया 0, तो ये वाला 0 0 0 हो गया। तो ये वाले सर्किट में अब इंडक्टर में से जो करंट है इनफाइनाइट ड्यूरेशन के बाद वो कितना इसमें से फ्लो हो रहा होगा, वो नोड लगा के हम निकाल लेंगे, ठीक है। नोड लगाने के लिए हम क्या करें, इसका वोल्टेज कितना है 0, इसका वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट, ठीक है। तो ये वाला करंट कितना जाएगा, ये वाला 0 है ना, तो ये वाला 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट है। तो ये वाली ब्रांच में अगर ये वाला पोटेंशियल कितना है 0 वोल्ट हो गया ना, ये 0 0 0 0 इंडक्टर शॉर्ट हो गया। तो ये वाला करंट जो जाएगा 10/2, ये जाएगा 5 एम्प्स, ठीक है। वो किस ड्यूरेशन पे बात कर रहे हैं ये ध्यान रखना, ये t टेंड्स टू इन्फाइनाइट पे है। ये लॉन्ग ड्यूरेशन तक जब स्विच जो है वो क्लोज रहता है तब का स्टेडी स्टेट है ये, ठीक है। वो कितना होगा t इन्फिनिटी पे ये वाला 5 एम्पियर जा रहा है, ये भी तो 0 वोल्ट है, ये वाला 0 वोल्ट है। तो इसमें से कितना एम्पियर करंट जाएगा 40, इसमें सिंपल इस वाले लूप में लगाओ बस, 40 - 0 और डिवाइड बाई 4 कितना जाएगा 10 एम्पियर। तो लॉन्ग ड्यूरेशन बाद देखेंगे तो 5 एम्पियर इसमें से, 10 एम्पियर इसमें से, तो ये मिलके किसमें से जाएगा इंडक्टर में से। तो इंडक्टर का T जब 4 = 4 के ऊपर जब इंडक्टर की स्विचिंग कर दी है उसके बाद का इन्फाइनाइट है, ये कितना होगा 15 एम्पियर, ठीक है। तो अब इन्फिनिटी भी पता है, 0 भी पता है, और ये वाला टो निकालेंगे। अब टो निकालने के लिए फिर से वही टो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टो जो है वो होता है L/R। L क्या होता है, इसमें तो अकेला है तो L तो 5 हो गया। R जो निकाला जाता है वो इंडक्टर के अक्रॉस, R हमेशा ध्यान रखना कोई 2 पॉइंट के बीच में निकाला जाता है। तो जब टाइम डोमेन एनालिसिस करते हैं तो हम इंडक्टर के सर्किट में इंडक्टर के अक्रॉस निकालते हैं, कैपेसिटर के अंदर कैपेसिटर के अक्रॉस निकालते हैं, ठीक है। तो अब नया वाला टो है ये वाला, तो नया वाला जो न्यू वैल्यू ऑफ टो होगा, न्यू वैल्यू ऑफ टो, वो वाला निकालेंगे। तो बैटरियों को कर दो दोनों को शॉर्ट सर्किट, तो वो वाला रेजिस्टेंस ऐसे आ जाएगा, ये वाला स्विच क्लोज, ये वाला रेजिस्टेंस, ये बैटरी भी शॉर्ट हो गई, और ये इंडक्टर है ओपन। तो ये वाले दोनों रेजिस्टेंस जो है वो 4 ओम और 2 ओम वाला किस में पैरेलल में, तो कितना हो जाएगा 6, कितना हो 4/3। तो ये क्या हुआ, R इक्विवेलेंट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये R इक्विवेलेंट हमारे पास आ गया, L है ही हमारे पास। तो नया वाला जो टो होगा वो होगा 5 / 4 × 3, क्योंकि L/R, ठीक है। तो ये कितना हो गया 15/4, 15/4 हो गया। ये वाला अब देखो टो भी मिल गया, I इन्फिनिटी भी मिल गया, I0 भी। इसमें समझने वाली चीज़ ये थी कि I0 क्या होगा, I0 वाला जो है वो हमने वाला निकाल लिया है, ठीक है। तो अब IT जो हमारे पास नया निकलेगा t > 4 के लिए, t > 0 से 4 के बीच में ये हमको मिल गया है ड्यूरेशन वाला। स्विचिंग t = 4 पे हो रही है ना, 0, ये तो t 0 से इन्फिनिटी के बीच में था, लेकिन 4 से t = 4 पे हमने जो है वो सर्किट की कंडीशन चेंज कर दी। तो वो वाला जो रेस्पॉन्स है ना अब वो 0 से 4 के बीच में ही रहेगा, ठीक है। 0 से 4 के बीच में रहेगा। तो 4 से आगे कौन सा रहेगा, 4 से आगे निकालने के लिए इन्फिनिटी हमने निकाल लिया, कितना था 15, 15 के बाद में कहाँ है वो फॉर्मूला, 15 प्लस I0। अब I0 हम समझ लिए ना, I0 क्या था, 4 पे जो स्विचिंग हुई उसके जस्ट बाद वाला करंट। तो जस्ट बाद वाला करंट क्या लिया है हमने, I1 - 15 e⁻⁻ t/τ, तो 40/15, टो कितना होगा 15/4 होगा, तो 4/15 हो गया। ये वाला कंडीशन हो गया किस सर्किट का,
किस ड्यूरेशन पे। ओ अच्छा, इसमें एक चीज़ समझने वाली है, हाँ, ये वाला जो रेस्पॉन्स है ना, ये वाला जो रेस्पॉन्स जो था, ये वाला जो कैलकुलेट किए थे हम, ये t ग्रेटर देन 0 से 4 तक का बता रहा है, और t ग्रेटर देन 4 के लिए जो है हम दोबारा से कैलकुलेट कर रहे हैं, ये वाला रेस्पॉन्स आ रहा। तो ये वाला रेस्पॉन्स जो कैलकुलेट किया है ना, अब ये वाला जो सर्किट होगा ना, इस वाले सर्किट के अंदर जो e⁻t15/4 था, अब ये वाला रेस्पॉन्स जो है वो, तो इसमें अगर t/4 इसमें सिर्फ t ले रहे हैं ना, तब ये t = 0 से आगे तक का पूरा रेस्पॉन्स बता रहा है, लेकिन 0 से 4 तक तो हमारा रेस्पॉन्स वो था ना, क्यों, क्योंकि ये वाली बैटरी तो सर्विस में थी नहीं, तो 4 वाला ड्यूरेशन इसमें से घटाना पड़ेगा ना, तो 0 से 4 के बीच का ड्यूरेशन जो है वो इसमें से घटा देंगे, तो फाइनल ये वाला आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो इसमें t = 2 डाल देंगे। t = 2 पे कौन सा रेस्पॉन्स था, ये वाला रेस्पॉन्स था, तो t = 2 डालेंगे इसमें, तो उस टाइम पे करंट कितना होगा वो निकल के आ जाएगा। t = 5 पे क्या होगा, t = 4 के बाद में जो सर्किट है वो ये वाला है, तो ये वाला होगा। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर अगर अपन लिखे तो फाइनल आंसर IT लिखेंगे t-∞ से +∞ के बीच में कंप्लीट ड्यूरेशन के लिए। तो हमने देखा t<0 के लिए तो दोनों स्विच ओपन थे, तो इंडक्टर जो है वो अलग थलग पड़ा हुआ था, तो उसमें से करंट कितना था, 0। अब देखेंगे t ग्रेटर देन 0 के लिए अगर सर्किट में ये वाली बैटरी नहीं होती तब तो यही रेस्पॉन्स होता, लेकिन 4 पे जो है वो हमने सर्किट की कंडीशन चेंज करने के लिए एक स्विच और दे दिया था बीच में, तो ये वाला जो रेस्पॉन्स है ना वो 4 सेकंड तक के लिए वैलिड होगा, तो वो वाला जो रेस्पॉन्स होगा वो होगा 10 1 - e⁻⁻⁵ और t ग्रेटर देन 4 से लेस देन इन्फिनिटी के लिए, t ग्रेटर देन 4 से कुल मिला के ग्रेटर देन 4 के लिए जो है वो वाला रेस्पॉन्स जो होगा वो ये वाला होगा। वो वाला कितना आया, 15 प्लस ये I1 - 15 और इसके साथ में आएगा e⁻⁻4/15 और साथ में ये 4 से बाद का रेस्पॉन्स है, 4 से बाद का रेस्पॉन्स है, तो 0 से 4 के बीच का ड्यूरेशन इसमें से घटाना पड़ेगा, तो ये वाला t-4 हो जाएगा। तो ये वाला एक रेस्पॉन्स, ये वाला एक क्वेश्चन था। ऐसे ही जो है वो गेट में कोई अच्छा सा क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें क्या है, ऐसे ये वाली प्रॉब्लम जो है, ये वाली प्रॉब्लम तो चलो टफ थी, ये वाली प्रॉब्लम कर ली तो आपको टाइम डोमेन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। और इससे नीचे ही सारी प्रॉब्लम गेट के अंदर आई हुई है जितनी भी पूछी हुई है आज तक। अब कुछ प्रॉब्लम अगले वाले लेक्चर में हम लेके आएंगे, उसमें क्या होगा, कोई सर्किट दिया हुआ होगा और यहाँ पे जो है ना कांस्टेंट इस तरह का वोल्टेज न देखिए हमने जो है, हम वहाँ पे कोई वेव फॉर्म लगा रखे हों, जैसे यहाँ पे स्क्वायर वेव लगा दिया, स्क्वायर वेव की जगह हम यहाँ पर मान लो कोई ट्रायंगुलर लगा दिया, रेक्टेंगुलर, उस तरह का वेव लगा दिया, तब जो है वो इस रेस्पॉन्स में इंडक्टर सर्किट में जुड़ा होगा उस टाइम भी, तब हम रेस्पॉन्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये ही सेम कॉन्सेप्ट उस टाइम भी इस्तेमाल करेंगे। बस ये वाली 2 प्रॉब्लम है जिनमें टाइम डोमेन में लड़कों को दिक्कत आती है, मेरे को भी इसमें शुरू में आती है दिक्कत। ठीक है, तो ये अगले वाली प्रॉब्लम में देखेंगे वो वाले फंक्शन के साथ में, जबकि वोल्टेज सोर्स जो अप्लाइड हो उस तरह का होता है, तब हम टाइम डोमेन एनालिसिस कैसे करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।